बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? पहला टेस्ट अपना कंप्लीट हो गया है ना। इनलाइटन टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट था वो हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। आपने टेस्ट दे भी दिया, आपने अपने मार्क्स चेक भी कर लिए, आपके रिजल्ट्स भी आ गए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आप लोगों का, बहुत उम्दा। बस ऐसा ही मेंटेन करके रखना है, ग्रेजुअली और इम्प्रूवमेंट करना है। क्लियर है? धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट करते 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 हमें आफ्टर ऑल रिजल्ट्स को अपने लास्ट फेज में कम से कम कहाँ लेके जाना है? 650 प्लस तक। अगर हम 650 प्लस तक लेकर के जाने में कामयाब हो गए तो पूरी उम्मीद रखिए कि इंशाल्लाह नीट आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। पहले टेस्ट में इतना अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था हम लोगों की तरफ से कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करोगे, बट बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा एवरेज परफॉर्मेंस दिया है पहले ही टेस्ट में। और यही वजह है कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होने के बावजूद भी एक ऐसा मोटिवेशन मिला है कि आपके सामने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके हम हाजिर हो रहे हैं, है ना। तो आपको जहां जहां डाउट है, जिन जिन क्वेश्चंस में परेशानी हुई है उसको देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं परेशानी हुई तो देखिएगा कहाँ कहाँ कंफ्यूजन रह गया। कई बार सिली मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चंस का आंसर गलत हो जाता है। आपको सब कुछ आता था बट उस वक्त दिमाग क्लिक नहीं किया, तो इस वजह से भी कई क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो मैं इसलिए सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपके सामने, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को मिलाइए कि कहाँ आपने गलतियाँ की हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सिली मिस्टेक हुआ हमसे। ठीक, चलिए तो बहुत जल्द शुरुआत करते हैं अपना पेपर। केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 46 से केमिस्ट्री हो रहा है स्टार्ट। सबसे पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें यह कहा जा रहा है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल ईच ऑफ Fe2O3 एंड FeO इज इन द सिंपल रेशियो। क्या बोला गया आपसे बोला गया Fe2O3 और अगला है FeO। इसमें बोला ऑक्सीजन का रेशियो यहां और यहां का बताइए 1 मोल में। उसने सिंपल क्या कर दिया? 1 मोल। 1 मोल बोलते ही तुम क्या बोलोगे? इसके 1 मोल में ऑक्सीजन एटम का कितना मोल है? 3 मोल। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो यहां क्या बोलेंगे? 3 × 16 इस टू, यहां क्या बोल रहे? 1 मोल है तो 1 × 16, 16 कट गया। सो आंसर इज 3:1। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आप सबने इसका आंसर तो सही ही किया होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसमें सवाल है इक्विवेलेंट मास के ऊपर। यहां क्या कहा जा रहा है? 47 में आपसे कहा जा रहा है कि साहब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बाइवेलेंट मेटल। जैसे ही बोला बाइवेलेंट, उस मेटल के लिए Z की वैल्यू हो गई 2। अब मेटल बोला उसका मतलब वैलेंसी हो गई 2। Z फैक्टर क्या था अपना? जो N फैक्टर बोलते हैं उसी को मैं Z बोलता हूं। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब इक्विवेलेंट मास कितना दे दिया? 37.2। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज गिवन टू यू, दैट इज 37.2। इक्विवेलेंट मास अपना क्या होता था? मोलर मास बाय Z फैक्टर। तो मुझे बता, इस मेटल का एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास बोलते हैं, ऑफ मेटल विल बी व्हाट? क्या बोलोगे? Z कितना है? 2 × 37.2। तो ये क्या हो गया? 2 दूना 4, 2 7 14, सॉरी 14 और 2 3 6 1 7, 74.4 तो हो गया इसका एटॉमिक मास। यहीं से निकाल लिया, इतनी इंफॉर्मेशन से इतना पता चल गया। अच्छा, अब आगे पढ़िए सवाल में क्या बोल रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइवेलेंट मेटल इज 37.2। आगे कह रहा था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट्स क्लोराइड। पहली बात, इस मेटल का क्लोराइड का फॉर्मूला तुम लिखो, सिर्फ बोलता फॉर्मूला लिख दो। तो M फॉर मेटल, Cl फॉर क्लोरीन। अब क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे। इसकी वैलेंसी तो 1 है और इसकी वैलेंसी अभी तुम पता कर लिए थे, Z फैक्टर कितना था? 2। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2। तो इसका क्लोराइड का फॉर्मूला तो यही होगा। अब इसका बोला मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या? मेटल M का एटॉमिक मास प्लस 2 × क्लोरीन का एटॉमिक मास। तो M का एटॉमिक मास अभी निकाले बैठे हो, कितना? 74.4 प्लस 2 × 35.5, इसको जोड़ दीजिए। ये हो गया 74.4 और प्लस ये हो गया 71। आंसर विल बी 0.4, 7 सॉरी 1 और 4 5 और 7 4 11, 115.4। ये हो जाएगा इसका क्या? मोलर मास। क्लियर? जो भी आंसर हो इसका वो चेक कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 115. 1 मिनट, 7 7 14 ना, 1 4 5 7 और 7 14,
145.4, तो इसका आंसर है सी। क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत? तरीका क्या था सॉल्व करने का? आपको क्या बोला? आपको बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइवेलेंट मेटल। क्लियर, इक्विवेलेंट वेट हमने लिख दिया, बाइवेलेंट बोलते ही Z निकल गया 2, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर वेट डिवाइडेड बाय Z फैक्टर। तो मोलर वेट का मतलब क्या? एटॉमिक मास कितना निकल गया, इतने को मल्टीप्लाई कर दिया, Z से, Z कितना है 2, एटॉमिक वेट इसका निकाल दिया। अब पूछे मॉलिक्यूलर वेट इन पूरे का निकालो, सबके एटम के वेट का सम निकाल दिया। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। अगला तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है 0.0833 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O contain 1 gram of hydrogen, contain 1 gram of hydrogen. The molecular formula of carbohydrate is, clear? इतने मोल में हाइड्रोजन का कितना ग्राम बोला? कितना ग्राम बोला? बोलो 1 ग्राम। कितना ग्राम बोला? 1 ग्राम। इतने मोल का मास कितना ग्राम बोला? 1 ग्राम। क्लियर? अच्छा, तो 1 मोल का मास निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे इतना मोल का 1 ग्राम, तो 1 मोल का कितना मास? तो 1/0.0833। इसको हमने अलग से सॉल्व कर रखा है। इसकी वैल्यू जब आप लिखोगे तो आएगा 12। क्या आएगा? 12 ग्राम। समझ हमारी बात? इसका मतलब उस कंपाउंड के 1 मोल में हाइड्रोजन का 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। क्लियर? इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन के कितने एटम है उसके अंदर? तो हम लोग बोलेंगे 12। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12, तभी तो 12 ग्राम आया। क्लियर? हमने कैसे निकाला? आपको बोला इतने मोल, कंपाउंड के इतने मोल में हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, तो 1 मोल में कितना होगा? तो डिवाइड कर दिया, इतना निकल गया, ये निकल गया 12 ग्राम। 12 ग्राम का मतलब 12 हाइड्रोजन। चेक कर लो किस ऑप्शन में 12 हाइड्रोजन दिख रहा तुम्हें, तो बोलेंगे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? कोई दिक्कत? ऐसे सॉल्व करेंगे इस इंपेरिकल फॉर्मूला के सवाल को। एनी डाउट? चलिए अगला सवाल देखिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 48। So we have done 46, 47 and 48. So the next question is 49. 49 में क्या बोल रहा है? Equivalent weight of ZnOH whole 2 in the following reaction is equal to। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, आपसे बोल रहा है ये है ZnOH whole twice plus HNO3, और रिएक्शन करके इसने बनाया ZnOH NO3 और प्लस H2O, और आपसे ये बोला कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZnOH होल 2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट बाय 1, फॉर्मूला वेट बाय 2, 2 इंटू फॉर्मूला वेट, 3 इंटू फॉर्मूला वेट। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर वेट बाय Z फैक्टर होता है, ये तो मैं पता है, तो फॉर्मूला वेट ले लिया यहीं पे। फॉर्मूला वेट का मतलब हमने बताया था आपको, फॉर्मूला वेट किसको बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला वेट जो भी है डिवाइडेड बाय Z फैक्टर, Z ही तो निकालना है आपको। क्लियर है? Z ही तो निकालना है। अब बोलो इसके लिए Z फैक्टर क्या बोलेंगे? तो ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। अगर आपने सिर्फ इसी को देख लिया, रिएक्शन को नहीं देखा, तो अब बोलोगे इसके लिए OH ग्रुप कितना है? 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 2, तो Z फैक्टर कितना हो गया? 2। तो अगर आपने ये 2 लगा दिया तब आ जाएगा फॉर्मूला वेट बाय 2, यही हो जाएगा। अब गलत। क्लियर? हमने क्या बोला है? इक्विवेलेंट वेट इज रिएक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान भले ही इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2। हमने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में बताया आपको, जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ा रहे थे, क्या बताया था कि कोई भी एसिड है, अगर सिर्फ एसिड देकर पूछता, अगर सिर्फ ये देकर पूछता कि बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, तब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को Z लेते। लेकिन अगर रिएक्शन दे दिया, उस रिएक्शन में जितना OH रिप्लेस हुआ उसी को उसका Z फैक्टर बोलेंगे। इस रिएक्शन के दौरान इसका कितना OH रिप्लेस हुआ, तो बोलेंगे यहां 2 था, यहां 1 बाकी है, इसका मतलब रिप्लेस कितना हुआ? 1। तो Z फैक्टर कितना हुआ? 1 ना कि 2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर विल बी फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये है स्लिप मिस्टेक वाला सवाल कि बच्चा सीधा इसको देखा, बाकी कुछ सोचा नहीं, धन से आंसर मार दिया। क्लियर? क्लियर? यहां अपना फॉर्मूला हो जाता है गलत, यहां कॉन्सेप्ट काम आता है। क्लियर? तो यहां पे क्या याद रखेंगे? जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड,
H2SO4 सिर्फ ये पूछ दे इसका इक्विवेलेंट वेट, तब मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करेंगे। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन कर दे NaOH के साथ और बोले रिएक्शन में बन रहा है NaHSO4 और H2O, तब तुम क्या बोलोगे, यहां से यहां जाने पे कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ, ओनली 1 ना कि 2। क्लियर? इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यहां Z फैक्टर कितना है, 1, तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 98/1 ना कि 98/2। हाँ, ये रिएक्शन ना देता, सीधा पूछ देता, तो हम बोलते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उसी को Z फैक्टर बना लो। क्लियर? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 49। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 50। 50 वाला तो बहुत सिंपल है। 50 वाले में क्या बोला हुआ है, 50 वाले में बोल रखा है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl का 5.85 ग्राम डिसॉल्व कर दिया। तुम ये से मोल निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे NaCl का, 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5, कितना हो जाएगा, 0.1 मोल, ये से दिख गया। ओके, डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। H2O कितना ग्राम, 90 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से मोल कितना मिल गया पानी का, तो 90 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 18, तो कितना हो गया 5, इसका 5, इसका 0.1। सवाल क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl का मतलब क्या निकाल लोगे तुम, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl 0.1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, दैट इज 5.1, सो 1/51 आंसर। अब इसको फ्रैक्शन के वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, वो निकाल लीजिए, तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी D। क्लियर? कोई दिक्कत? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या बोल रहा है, देखो 51 कह रहा है 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड ए रेसिड्यू ऑफ मास। सिल्वर कार्बोनेट है Ag2CO3, ये फॉर्मूला होगा। इसको हीट कर दिया आपने, ठीक है, हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, बनेगा Ag2O और प्लस CO2, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बना सॉलिड और ये वाला गैस उड़ गया, तो कंटेनर में क्या बच जाएगा, सिर्फ सॉलिड। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है, 2.76 ग्राम, इसका 2.76 ग्राम लिया गया। हाँ, ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड ए रेसिड्यू ऑफ मास। जो रेसिड्यू बचा उसका मास कितना, तो रेसिड्यू कौन है, यही ना। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस सर, इट इज बैलेंस। तो तुम क्या बोलोगे, इसके 1 मोल से कितना मिल रहा है, इसका 1 मोल, तो तुम क्या बोलोगे, इसका मोल कितना है, तो क्या बोलेंगे, इसका मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या इसका मोल निकाल लेंगे, मोलर मास दे रखा है, क्या मोलर मास दिया है, क्या नहीं दिया, निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, सिल्वर का 108, 108 दूना 216, और CO3 कितना होता है 60, जोड़ दो 6, 7, 2, क्लियर, 276। इससे डिवाइड कर दे, 276 कितना मिला, 0.01 मोल। क्या मिला, 0.01 मोल। ये क्या लिखोगे नीचे, ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम खतर मोल मिल गया। 1 मोल से स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहा है, 1 मोल से 1 मोल, तो 0.01 मोल से ये कितना मिलेगा मोल, 0.01 मोल। तो तुमसे क्या पूछा, मास पूछा, तो मास बराबर क्या मिल जाएगा, बोलो, मास ऑफ Ag2O विल बी इक्वल टू मास, मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना, 0.01 इंटू मोलर मास कितना, Ag2O का मतलब क्या, फिर वही 216, और ऑक्सीजन कितना है 16, 32, 232, 232, सो वैल्यू बिकम्स 2.32 ग्राम आंसर। कुछ रखा है, कुछ नहीं रखा, बस ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो ये सवाल क्या हो गया, कितना आंसर इसका, 2.32 शुड बी द आंसर। शायद इसका ऑप्शन लगा रखा गया है ए, नहीं ए नहीं, इसका आंसर कितना होना है, 2.32। अगर किसी का आंसर डी लगा हुआ और वो गलत है तो आप सही हो, ये आंसर गलत है। इसका आंसर जो मेरे इसमें लगा रखा है वो ए लगा रखा है, तो ए आंसर इसका नहीं होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2.32। बाकी आप चेक कर लीजिएगा एक बार और,
है ना। Ag2O बन रहा है, ये 0.1 मोल से 0.1 मोल बन रहा, और 0.1 मोल का मास कितना होगा, तो मोलर मास निकाल लो, मोलर मास निकाल लिए Ag2O। Ag2O का मतलब 216, 108 गुना 216 प्लस 16 ऑक्सीजन का 32, तो 232 ये होगा गुना 0.01, सो दैट इज 2.32। सो आंसर इज डी नॉट ए। मैं इसको वैसे देख लेता हूँ, ये हम लोगों ने पहले भी चेक करके नहीं देखा, बट यहाँ पकड़ा है गलती, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। तो किसी का मार्क्स कम आया तो वो सही हो जाएगा। खैर चलिए, ये फ़ायदा होता है डिस्कशन करने का। वैसे ये सवाल, इसका स्टोइचियोमेट्री क्लियर होना चाहिए। ये सवाल इनफैक्ट आईआईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इतनी स्टैंडर्ड पेपर में आप लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, दैट इज़ वेरी वेरी वेल। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपका, इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं। किसी के कम मार्क्स भी आए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे 350 नंबर ही क्यों आए, बहुत है 350, बहुत है 300, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पहला टेस्ट है, जिसके 450, 500, 550 आ रहे हैं वो तो बेहतरीन है, शानदार है, इसलिए सबको, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने जितना जितना एफर्ट लगाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनके नंबर हैं। बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए और बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। खैर, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52, 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा जा रहा है, ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या बोला गया, पानी के बारे में। क्या बोला गया पानी के बारे में, आपसे कहा गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर है, वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। बोला गया कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अगर हमें एक मॉलिक्यूल का मास मिल जाए तो डेंसिटी पता है, तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम बराबर क्या, मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम पर ml, है कि नहीं, सिर्फ यहाँ ग्राम ही तो मिलना है। अब आराम से 1 मॉलिक्यूल बोला तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, तुम क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल का मास कितना, 18 ग्राम। हमसे पूछा 1 मॉलिक्यूल का मास, इसलिए 1 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, दैट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये गया ऊपर, तो 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23, ये क्या हो गया, ग्राम। इसको रख दो ऊपर, आंसर आ गया। अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए बोला इसको 6 मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, मान लिया तो कितना आया 3, तो 3 इंटू 10 की पावर कितना -23, इसको रख दो। जब रख दोगे तो वॉल्यूम कितना आएगा, बोलो 1 बाय कितना 3 इंटू 10 की पावर -23, ये गया ऊपर, तो 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय क्या 3, तो 1/3 का मतलब क्या 0.33 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 1 मिनट 23 ऊपर जाएगा ना, -23 माइनस ना 1 मिनट, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, तो इतना मॉलिक्यूल का इतना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ऊपर गया तो कितना हो गया बोलो 18 बाय इतना मॉलिक्यूल का मास कितना है 18 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 18 बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक। तो इसको हमने क्या बोल दिया 3 इंटू 10 की पावर ऊपर क्या चला गया -23। अब इसको रख दे रहे कहाँ नीचे, तो ये कितना चला जाएगा बोलो 10 की पावर 23/3। इतना वॉल्यूम कैसे हो सकता है, क्या कहानी पलट गई। एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास कितना है 18 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 18 बाय, अच्छा ये ऊपर ही तो है, नीचे थोड़ा ही है, यही तो रखना है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो उसको ऊपर रखो, यही तो है सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, मास बाय डेंसिटी। तो मास की जगह रखोगे ना, क्या रखोगे 3 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाय नीचे क्या 1, ये क्या है, ये क्या है ग्राम, और नीचे क्या ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम खत्म, आंसर क्या 3 इंटू 10 की पावर, बोलो 3 इंटू 10 की पावर -23 ml। इसी से मिलता जुलता जो आंसर होगा वही होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्टली ये तो लिया नहीं है, 1/6 लिया है, तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो आपका आंसर आना चाहिए 52 का जो आंसर होना चाहिए दैट इज, हाँ ठीक है, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3 ही ले लिया है, सो आंसर सही है, डी आंसर है 3 इंटू 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या बोलते हैं मिलीलीटर। क्लियर, क्या किया आपने,
एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया, उस मॉलिक्यूल के मास को क्या कर दिया आपने, इस फॉर्मूले पर रख दिया, वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, मास यहां पुट कर दिया, डेंसिटी यहां पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। कुछ रखा है सवाल में? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। उसके बाद एक सवाल है जिसमें मिसप्रिंटिंग है, इनफैक्ट आपको ऑप्शन ही नहीं लिखा गया है, सिर्फ सवाल देके छोड़ गया। कोई बात नहीं, आप सॉल्व तो कर ही लोगे इसको। तो ये वाला नंबर तो सबका बोनस हो गया होगा। बट ये सवाल बहुत सिंपल था, सब कर सकते थे। क्या है सवाल वो देखो, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, इसमें बोला आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, ठीक, क्या दे रखा है, आइसोटोप दे रखा है। एक आइसोटोप है X200, ये सवाल तो शायद क्लास में ही कर रखा है। 199 ये दे रखा है 202, इसका परसेंटेज है 90, इसका परसेंटेज है 8 और इसका परसेंटेज है 2। क्या बताया था मैंने आपको, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या बताया था, इसका जो मोलर मास है 220 इंटू 90 करो, प्लस इसका जो मोलर मास है 199 इंटू 8 करो, और प्लस इसका जो मोलर मास है 202 इंटू 2 करो, और डिवाइडेड बाय 100 कर दो। जो भी वैल्यू आ रही है दैट विल गिव यू आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, तो इसका ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, बट जो भी वैल्यू आए आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53 का बाद 54, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54। चलिए 54 को जरा देखें। 54 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है, अरे 54 में कहा जा रहा है, what volume of 6 molar HCl should be added to 2 molar HCl to get 1 liter of 3 molar HCl। क्या बोला जा रहा है, बोला ये गया कि आपके पास ऑलरेडी क्या था, 2 मोलर HCl, ठीक, 2 मोलर HCl, what volume of 6 molar HCl should be added to 2 molar HCl to get 1 liter of, अच्छा 2 मोलर HCl में क्या ऐड किया जाए, किसका, ये सवाल पहले ही दिखने में गलत लग रहा है। देखो फिर भी क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl, ये बोला 6 मोलर HCl है, ठीक, इसका कितना वॉल्यूम ऐड किया जाए, किसमें, इसमें, ताकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिले उस सॉल्यूशन का 1 लीटर मिले। कितना मिले, 1 लीटर मिले, और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या मिले, बोलो, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या मिले, 3 मोलर। ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल में एक जगह मिस प्रिंटिंग हो गई, क्या कि साहब इसका वॉल्यूम ही नहीं दिया है, अगर इसका वॉल्यूम देता फिर ये सवाल कंप्लीट होता। क्लियर? आराम से सवाल को देखो, सवाल के अंदर ही क्या है, कमी है, तो ये सवाल भी अपना गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 54 भी कट जाएगा मिस प्रिंटिंग, खैर या देख लूँ मैं, कुछ छूटा तो नहीं है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 ml HCl शुड बी एडेड टू 2 मोलर HCl, नहीं, इसका आपको वॉल्यूम देना लाजिम है। क्यों, हम लोग क्या जानते हैं, इन दोनों को मिक्स क्यों, लास्ट टॉपिक अपना इंटरमिक्सिंग ही तो था। क्या था तरीका, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 और V3, और V3 को क्या लिखते थे, V1 प्लस V2। नो डाउट अगर उसने ये वॉल्यूम दे दिया होता, क्लियर, ठीक, और बोला जाता इसका कितना लीटर ऐड करें ताकि इसका कितना लीटर बन जाए, 1 लीटर बन जाए। समझ मारी बात, इसका 2 मोलर है, तो अगर अपने पास मान लो इसका वॉल्यूम नहीं दिया है, अगर इसका वॉल्यूम नहीं दिया है तो अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो हम लोग यहां पहुंचने के लिए क्या करेंगे बोलिए। लेकिन अगर ये वॉल्यूम दे दे तो फिर तो ऐसे भी कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि फाइनल में से इसको घटा देंगे तो ये तो मिलेगा, फिर फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग से अगर बोला जाए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, इसको बगैर वॉल्यूम के अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। आराम से सुनो, ये जो वॉल्यूम है V1 मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, तब तो ये बहुत ही शानदार टाइप का सवाल हो जाएगा। देखते हैं, अगर इसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम हमने बोला V3, क्या बोला V3, तो पक्की बात क्या हो गई कि V3 मस्ट बी V1 प्लस V2,
ये तो बात हो ही गई, कोई दिक्कत हो गया। अच्छा, अगर इन दोनों का वॉल्यूम मिलाकर के 1 लीटर है बेटा, तो अगर मैंने बोला कि ये V1 को मैंने V बोल दिया, तो V2 को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 - V तो बोल ही सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों का सम मिला करके ही तो 1 लीटर बन रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल हो गया ये, मुझे तो लग रहा था सवाल ही गलत है, बड़ी बहुत ही प्यारा सवाल हो गया। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ बिठा दीजिए फॉर्मूले में, क्या बोलेंगे, M1 ये रह गया, तो 2 इंटू क्या बोला, V1 की जगह क्या पुट कर दूं, V, अच्छा, प्लस M2 वो रहा, M2 की जगह क्या लिख दें, 6 इंटू, अब क्या V2 की जगह 1 - V, वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या, M3 कितना दे रखा है, 3, और फाइनल V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या दे रखा, 1 लीटर, तो ये तो 1 हो ही गया, खत्म। इसको कर दो सॉल्व, ये क्या हुआ, 2V और प्लस 6 माइनस 6V इज इक्वल टू क्या, 3, ये हो गया। चलिए 2V मतलब 6 माइनस 4V इज इक्वल टू क्या, 3, क्लियर। तो अब क्या आया बोलो, इसको ले जाओ इधर, तो 6 - 3 का मतलब क्या, 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 3 बराबर क्या, 4V, तो V बराबर क्या, 3/4, V बराबर क्या, 3/4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3/4 लीटर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/4 लीटर, यस और नो। तो इसकी वैल्यू क्या है 1/4 की, 0.25 लीटर, मतलब क्या, 250 ml, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 750 ml। बहुत ही प्यारा सवाल। तो आपसे क्या पूछा, किसका वॉल्यूम पूछा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, क्या पूछा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 ml, इसका ml पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 250 ml। चेक करो 250 ml कहीं है, 0.25 लीटर, यस सर, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल। इस सवाल को अगर किसी बच्चे ने कर दिया तो वाकई बेहतरीन बच्चा है वो, बहुत बढ़िया। इतने प्रेशर में भी आपका दिमाग चला, जैसे देखो मेरा दिमाग घूम गया अभी 2 मिनट में। इंसान होता है, ऐसा नहीं कि टीचर को एकदम ना टॉप लेवल पे अवतार बना करके नहीं देख लेना है। टीचर है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, वो भी बीच में घूम सकता है ना, क्लियर। तो हो सकता है मुझे देख के लगा ये सवाल गलत है, बट सवाल गलत नहीं था, सवाल में खूबसूरती थी। तो जब तुमने खूबसूरती को पकड़ लिया तो तुम बहुत बड़े खूबसूरत इंसान हो। खैर चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 के बाद। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये एक्चुअल में मैथमेटिकल वे का सवाल था। चलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, है ना। चलिए सर अगली बार देखते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज। अब बोला डायरेक्टली क्या, सोडियम Na2CO3 सॉल्यूशन, ये कितना है 1 मोलर। क्या बोला, नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज। अब सीधा बोल दिया सोडियम कार्बोनेट, कोई रिएक्शन का चक्कर नहीं है, सीधा इस सॉल्ट के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 2, या नेगेटिव चार्ज कितनी हो गई 2। तो सॉल्ट का हम लोगों ने क्या बताया आपको, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए और Z फैक्टर निकालने के लिए, तो Z कितना हो गया 2। मोलरिटी दिया हुआ, नॉर्मेलिटी पूछा है, नॉर्मेलिटी बराबर क्या बताया था आपको, मोलरिटी इंटू Z। मोलरिटी कितना है 1 और Z कितना है 2, आंसर 2, क्लियर। तो इस सवाल का जवाब ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 55। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है H2SO4। हाँ ये सवाल आइए, 56 H2SO4 ionizes as 2H2O giving you 2H3O plus और प्लस SO4 2-। अब देख रिएक्शन में, देख यहां से यहां आने पे कितने हाइड्रोजन का लॉस हुआ 2 का, तो Z तुम फटाफट क्या लिख दोगे 2। अब आगे बोलो सवाल क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा इसने सवाल ही पलट दिया, Z का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। अब इसने सवाल कुछ और बोल दिया, क्या बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय क्या 0.1 मोलर। क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 0.1 मोलर H2SO4 will be 0.1 मोलर
H2SO4 विल बी ओके 0.1 मोलर का मतलब क्या, वॉल्यूम तो दिया नहीं इसने, सिर्फ बोल दिया 0.1 मोलर H2SO4 कितना नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस करेगा, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो 0.1 मोलर का मतलब क्या, अगर वॉल्यूम दिया ही नहीं तो हम मोल कैसे पता करें, तो फिर हमें क्या मानना पड़ेगा, मोल को क्या मान लेंगे, बोलो, मतलब वॉल्यूम को क्या मान लेंगे, 1 लीटर, वॉल्यूम को क्या मान लेंगे, 1 लीटर। अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो फिर इसका कितना मोल है, तब बोलेंगे 0.1 मोल है, कोई दिक्कत। अब आओ 1 मोल से आयन कितना मिल रहा है, तो प्रोडक्ट में ही तो आयंस देख रहे हैं, आयंस कितने मिल रहे हैं, 2 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल आयन कितना मिला, 3, टोटल आयन कितना मिला, 3। तो 1 मोल से आयन कितना मिल रहा है, 3 मोल, 3 मोल, 1 मोल से 3 मोल, क्लियर। तो 0.1 मोल से कितना मोल, 0.3 मोल, 0.3 मोल को नंबर निकालोगे तुम तो नंबर ऑफ आयंस विल बी 0.3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, या तो n ने लिख करके काम खत्म कर दो, या 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करो, तो ये हो जाएगा कितना, 18.66 इंटू 10 की पावर, सॉरी 18.066 इंटू 10 की पावर 22 ऐसा, या 1.8066 इंटू 10 की पावर 23 ऐसा नंबर ऑफ आयंस होना चाहिए। हाँ ये बोला 1.8 इंटू 10 की पावर 23, तो यहां पे 0.1 मोलर बोला उसने, 0.1 मोलर बोला तो वॉल्यूम बोले ही नहीं, क्लियर। क्योंकि हम ये कैसे मानेंगे ये 0.1 मोल है, अगर मान के देख, अगर ये सॉल्यूशन होता और इस सॉल्यूशन में 250 ml ही सॉल्यूशन होता तो फिर इसका मोल कितना होता, बोलो। मोलरिटी बराबर क्या है, मोल बटा वॉल्यूम, तो मोल बराबर क्या है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अब मैंने बोला ठीक है ये 0.1 है, लेकिन अगर मैं इसको 250 ml बोल दूं तो 1/4 हो गया, तो ये मोल तो 0.1/4 हो जाएगा ना, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो 1/4 आ जाना चाहिए था आंसर, है कि नहीं। तो ये एक्चुअली इसका कितना वॉल्यूम है ये सवाल में नहीं दे रखा है, क्लियर। तो हमने क्या मान लिया, अपने लॉजिक से क्या मान लिया, 0.1 मोल ही मान लिया, क्या इतना मोलर का मतलब मान लिया 1 लीटर तो सॉल्यूशन होगा ही, ऐसा मान करके काम कर रहे हैं। बट फिर भी मैं क्या कहूंगा, इस सवाल को इनकरेक्ट बोलूंगा, मैं इस सवाल को बिल्कुल काटूंगा साहब, ये सवाल अप टू द मार्क नहीं है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, किधर गया, ठीक है, हमें आंसर मिल गया वो अलग बात है, 54 ठीक है, बट 56 काटेंगे, क्यों, क्योंकि इस सवाल में वॉल्यूम नहीं दे रखा, वॉल्यूम देना चाहिए, या स्टैंडर्ड बोले कि स्टैंडर्ड ऐसा सॉल्यूशन, इसका मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन है, तभी तो बोलेंगे इतना मोल, क्योंकि जैसे ही तुम वॉल्यूम चेंज करोगे मोल चेंज हो जाएगा, क्लियर। खैर सवाल सोल्व हो गया वो अलग मुद्दा है, बट सवाल अप टू द मार्क नहीं है। खैर अगला W1 ऑफ एन एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 57, सी क्वेश्चन नंबर 57, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। तो सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड पूछ दिए गए हैं, कहीं पे कमी भी है सवाल में, तो इसमें भी अगर आप इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हो बड़ी बात है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं। W1 ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस, अब ये W1 ग्राम देना चाहिए, W1 ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग W2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक, कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और बना देता है उसका ऑक्साइड, हमने कुछ नहीं जाना, सिर्फ बोल दिया ऐसा। W1 ग्राम इसका कंबाइन करके बना देता है W2 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। अब याद करो क्या बोला था, किसी भी रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, बराबर, क्या होना चाहिए, बराबर। तो क्या बोल रहे हैं, अगर इसका मास दे रखा, मतलब क्या, इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इट्स ऑक्साइड, ये तो बोलोगे। अगर इसका मास W1 बोला तो W1 बोल दिया डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्या बोलेंगे, E, उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, E, कोई दिक्कत। ठीक, अब क्या बोल रहा है, W1 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म W2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। ठीक, यहां क्या बोलेंगे, W2 ग्राम, ये W1 ग्राम, ये क्या W2 ग्राम, मास बाय इक्विवेलेंट मास, उसका इक्विवेलेंट मास क्या बोलोगे, E, और प्लस ऑक्सीजन का कितना बोलते हैं, 8, ये हो गया फॉर्मूला। अब क्या बोल रहा है, किधर गया सवाल, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इज, हाँ अब बोला आपसे E निकालो, इसको सॉल्व कर दो, ये तो बोला मैंने, क्या बोला कि ये एलिमेंट है
और वो उसका ऑक्साइड है, ऐसे ही बोल देगा एलिमेंट ने क्लोराइड बना लिया, एलिमेंट ने हाइड्रोक्साइड बना लिया, एलिमेंट ने सल्फेट बना लिया। सीधा सीधा क्या करना है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलिमेंट के हैलाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड जो बोले उसका, और क्या लिख दोगे, W1 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट, W2 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्साइड। ऑक्साइड का क्या लिखाया था, सल्फाइड का क्या लिखाया था, हाइड्राइड का क्या लिखाया था, याद है ना सब कुछ। बस क्या बोलोगे, इसका इक्विवेलेंट वेट, इस पूरे का इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, इसका इक्विवेलेंट वेट प्लस इसका इक्विवेलेंट वेट, तो क्या बोल देंगे E + 8। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, E निकाल दीजिए। ठीक है, हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, W1 × E + 8 इज इक्वल टू क्या, W2 × E। इसको खोल दो तो ये क्या बन जाएगा, E × W1 प्लस क्या, 8W1 इज इक्वल टू क्या बोलो, W2E, है ना। कहीं से कहीं ले जाओ, मान लो हाँ इसी को उधर ले गए, तो 8W1 बराबर क्या हो गया बोलिए, W2 - W1 × क्या हो गया, E। तो E की वैल्यू क्या हो गई बोलिए बेटा, 8W1 / W2 - W1 आंसर ऐसा होना चाहिए। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, W1 / W2 - W1 × 8 बिल्कुल सही। सो आपका ऑप्शन B शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन था 57 नंबर, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। चलिए अगला 58, a sample of ammonium phosphate contains 6.36 mole of hydrogen atoms. The number of oxygen atom in the sample is, क्या बोल रहा है, अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल 3 PO4, क्या बोला, ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स, इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, 6.36 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा बोल रहा है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल इज, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम सैंपल में कितना होगा, आराम से ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, जब 12 मोल यहां से मल्टीप्लाई करेगा ना, 3 × 12, तो 12 मोल हाइड्रोजन था तब ऑक्सीजन कितना था, 4। आराम से, 12 मोल हाइड्रोजन था तब ऑक्सीजन कितना था, बोलो, 4 मोल क्या ऑक्सीजन। तो 1 मोल हाइड्रोजन होगा तब ऑक्सीजन कितना होगा, 4/12। अब कितना है, 6.36। क्लियर, तो ये कितना हो गया, 1/3। अब क्या बोला, 6.36 मोल होगा तब ऑक्सीजन कितना होगा, 1/3 × 6.36, तो 3 से डिवाइड कर, तो कितना मिला, 3 दूना 6, 3 × 3, 3 दूना 6, 2.12 मोल। सीधा चेक करो, आंसर है 2.12। यस सर, C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला आपसे, आराम से देखो सवाल को, ये है सवाल, बोला इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन है अगर इस कंपाउंड में, तब ऑक्सीजन का मोल कितना होगा। हम सीधा बोल रहे हैं, जब ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मोल कितना है, 4 × 12, नाइट्रोजन का मोल कितना है, 3, फॉस्फोरस का मोल कितना है, 1, ऑक्सीजन का मोल कितना है, 4। अब बोलो कि 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, तो जब 12 मोल था हाइड्रोजन का तब ऑक्सीजन का कितना मोल था, 4। तो जब 1 मोल होता तो इसका कितना होता, 4/12, तो इतने मोल के लिए कितना होता है, 4/12 गुना इतना, सॉल्व कर दिया, 2.12। ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो ये हो गया 2.12। ठीक, अगला सवाल 59, क्वेश्चन नंबर 59। तो बढ़िया सवाल है बेटा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मैंने तो पूरा सवाल देखा ही नहीं था ठीक से, अब देख रहा हूँ सॉल्यूशन के दौरान, तो वाकई सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड है। ठीक, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। वो जो भाई साहब ने बोला ना 621 नंबर, एकदम फर्जी बोला, सवाल ही नहीं, वो 621 नंबर ले आएगा, सवाल ही नहीं है। इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इतना प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साहब। इसमें जितने मार्क्स आप ला रहे हो, यकीन मानो, मैं ऐसा नहीं आपको चढ़ा रहा हूँ, तो आप यकीन मानो रियल में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, घबराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ओके, चलिए अगला सवाल। अब तू देख रहा है ना, मैं करते मैं अटक जा रहा हूँ बीच में, है ना, मैं अटक जा रहा हूँ बीच में। ठीक, तो तू तो अटकेगा, ये अटकेगा, तो तुम जितना कर ले रहे हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगला सवाल देखो 59 में क्या सर, टू न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ m/10 NaOH द वॉल्यूम ऑफ m/10 HCl नीडेड इज
हाँ, अब यहां पे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लॉ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या बोले थे हम लोग, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट ऑफ बेस ये बराबर होना चाहिए। क्लियर, एक होता लॉ ऑफ डाइल्यूशन, एक होता लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग में दो चीज, रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग। ठीक, रिएक्टिंग में अगर बात कर रही है एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा था, न्यूट्रल पॉइंट कब होगा, जब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या हो जाएगा बराबर, तब उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। सो एट द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या बोलोगे, समेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द एसिड्स मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द बेसिस। क्लियर, क्लियर। तो अब बोला दो ही एसिड, एक मतलब एक ही एसिड एक ही बेस लिया, तो सीधा सीधा क्या बोलोगे, एसिड का इक्विवेलेंट बेस का इक्विवेलेंट को बराबर कर दो। ठीक, अब इक्विवेलेंट निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग निकाल दो। नॉर्मेलिटी दिया, वॉल्यूम दिया, नॉर्मेलिटी से निकाल दो। मोलरिटी दिया, मोलरिटी से निकाल दो। मास दिया, मास से निकाल दो। जो बोले उससे निकाल दो। ओके ओके, तो अब सवाल क्या था, क्या बोला, हाँ, तो चाहे तुम इक्विवेलेंट से करो चाहे मिली इक्विवेलेंट से करो, जो कर लो। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज 20 ml ऑफ m/10 NaOH। चलो बेस इधर, तो 20 ml मैं इसको लिखता हूं 20/1000 इंटू नॉर्मल मोलरिटी कितना है, मोलरिटी कितना है m/10, 1/10 इंटू इसका जेड फैक्टर कितना है, जेड फैक्टर कितना है 1। क्यों, नॉर्मेलिटी के लिए, ये बात इक्विवेलेंट के लिए वैलिड है। ये क्या निकाल रहे हैं आप, मोलरिटी, तो मोलरिटी को हम किस में ले जाएंगे, नॉर्मेलिटी में। तो नॉर्मेलिटी में ले जाने के लिए क्या करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई। मान लो अगर ये बेरियम हाइड्रोक्साइड होता तब तुम 2 से मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट मोलरिटी नहीं पुट कर देते। मोल बराबर नहीं हो रहे, इक्विवेलेंट बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब क्या, वो आराम से सुनो, फिर से सुनो। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्या मतलब ये कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। ये है फॉर्मूला, ना कि मोलरिटी वाला। अगर मोलरिटी में लिखना है तब लिखोगे मोलरिटी ऑफ एसिड इंटू जेड ऑफ एसिड, ये दोनों मिलके क्या बना, नॉर्मेलिटी बना, इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू मोलरिटी ऑफ बेस इंटू जेड ऑफ बेस इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ बेस। ऐसे, क्लियर। तीसरा तरीका क्या लिखोगे, मास बाय इक्विवेलेंट मास में, तो मास ऑफ एसिड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इंटू चलो ये हो गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ बेस अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। क्लियर, ये हो गया क्या, इक्विवेलेंट। क्लियर। मान लो मोल दे दिया जाए, तो मोल ऑफ एसिड इंटू जेड ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू मोल ऑफ बेस इंटू जेड ऑफ बेस। ऐसे तो जो दिया उसके अकॉर्डिंग। वहां क्या बोला, मोलरिटी, तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी को Z से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर, ये क्या है, वॉल्यूम है किसका, NaOH का। किधर है सवाल, कौन सा है, 59। हाँ, क्या बोला, NaOH का वॉल्यूम कितना है, इसको लीटर में लाए, 20/1000। तुम ml में भी कर सकते हो, तो मिली इक्विवेलेंट बराबर करना पड़ेगा। ओके ठीक है, 20/1000 इंटू क्या, मोलरिटी 1/10 इंटू जेड फैक्टर 1 इज इक्वल टू क्या बोलोगे, इज इक्वल टू। अब अगला क्या बोला है, बोला वॉल्यूम निकालने के लिए, यहां वॉल्यूम वाला निकालने के लिए। ठीक है, V बोल देंगे, V ml बटा क्या 1000 इंटू क्या 1/1/1 एक मिनट 20 ml टू न्यूट्रलाइज। हाँ ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ m/20। ओके, 1/20 ये मोलरिटी इंटू इसका जेड फैक्टर, ये रहा, खत्म। तो जेड फैक्टर कितना है Cl का 1। अब देख लो पहले आराम से, क्या बोला मैंने, ये है वॉल्यूम, ये है नॉर्मेलिटी, ये है वॉल्यूम और ये है नॉर्मेलिटी, खत्म। अब इसको कर दीजिए अब सॉल्व। ये तो वॉल्यूम बोला, तो 1000 से 1000 तो गया ना, 10 से 0 से 0 भी गया। तो V बराबर क्या बचा, ये 20 गया, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो 20 दुना क्या हो गया 40। तो 40 ml इज द आंसर। चेक कर लो 40 ml इज द आंसर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है, A, E, M एंड N आर एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट। ये तो वही वाली बात हो गई, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, मोलर वेट अपॉन क्या, जेड फैक्टर, ये वाला ना। तो अब इसमें क्या क्या बोल रखा है, ऑफ एटम द करेक्ट रिलेशनशिप इज सीधा इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या, मोलर वेट बटा जेड फैक्टर। जेड को यहाँ क्या लिया गया n, तो तुम सीधा सीधा क्या बोल दोगे, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बोलो, मोलर वेट की जगह यहाँ क्या लिया गया a। ठीक, तो ये क्या लिखोगे तुम, a अपॉन क्या n। तो अब इसका रिलेशन कौन सा सही है, E बराबर तो कहीं नहीं रखा, तो ये लिख दो, a बराबर क्या सीधा E इंटू क्या n, z की जगह यहाँ n लिया, आंसर खत्म। तो आंसर कौन सा आपका, a इज करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत, खैर अब मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो हिम्मत नहीं पड़ रही बहुत ज़्यादा। खैर आगे भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया है, ठीक। तो मैं फिर लेकर के आऊँगा आपका, उसके बाद 60 के बाद फिर सॉल्यूशंस करेंगे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सवाल आसान भी है, टफ भी है, मीडियोकर लेवल के भी है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ऐसे पेपर में अगर आपने ऐसा परफॉर्म किया है सो यकीन मानिए आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करते चले जाना है। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको बहुत फोकस करके पढ़ना है। उसके बाद आ रहा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेटिव वाला चैप्टर आएगा दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो रिदम बना करके चलना है, जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसका एप्लीकेशन आगे आएगा। क्लियर है? जो ये वाला टर्म है ना भी इक्विवेलेंट वाला, इसका इस्तेमाल भरपूर होने वाला है। कहाँ? आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में बिल्कुल सीधा इक्विवेलेंट का ही खेल होगा वहाँ पे, तो देखेंगे उसको हम लोग वहाँ पे, ठीक। तो अभी वक्त है आपके पास इक्विवेलेंट मास पे अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। कई डाउट्स है तो हम पे शेयर करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बोलिए क्या आपको डाउट आ रहा है, कहाँ पर डाउट आ रहा है, फोकस करके पूछिए, तो हम आपको एडिशनल लेवल से अलग से गाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से मैं आगे शुरू करता हूं। हालांकि 61 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स, वही वाली बात है, Ag2O वाला। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड तो 5.6 ग्राम दे ही रखा, CO2 बोला कितना होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इनफैक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हो जाएगा यार, सीधा सीधा। रिएक्शन के दौरान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मास कंजर्व होना चाहिए। तो हमें पूरा स्टोइकियोमेट्री भी सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा बोलेंगे 10 में से कितना, 10 ग्राम दिया था ना, हाँ 10 ग्राम में से 5.6 घटा दो, आंसर 4.4 है, तो सीधे निकल जाएगा। खैर आप स्टोइकियोमेट्री से भी कर लेना। तो आगे भी मैं सवाल लेकर के आऊँगा। चलिए तो मेहनत जारी रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत दिली मुबारकबाद आप लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।